नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमोक क्लासेस में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम आपके लिए जो घटनाचक्र पुनरावलोकन है उसकी सीरीज लेकर आए हैं। अब तक हम जो है पोल्ट्री वाली सीरीज को देख रहे थे, जिसमें हमने राज्यपाल तक पढ़ा दिया है आपको। उसमें राष्ट्रपाल तक उसमें कवर हो चुका है, सर्वोच्च न्यायालय तक। अब हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, हालांकि वो सीरीज चलती रहेगी ऐसे ही। साथ ही आपको शुरू करें पुनरावलोकन। पुनरावलोकन किसका? ज्योग्राफी का। ठीक है दोस्तों, हम अपने चैनल पे आपके लिए क्या क्या लेकर नए आए हैं इसको देख लीजिएगा। एक लेकर आए हैं, क्या नाम है, आरो यारो आरो यारो पीवाईक्यू लेकर आरो यारो जो जो है उसका पीवाईक्यू चर्चा कर रहे हैं। पीवाईक्यू चर्चा रहे पीवाईक्यू जीएस और हिंदी। ठीक है दोस्तों, दोनों चर्चा किए। जीएस में अब तक हम लोग पोल्ट्री वाले सेगमेंट को देख चुके हैं, और हिंदी में हम लोग क्या नाम है अनेक शब्दों को एक शब्द देख रहे हैं, जिसमें काव्या मैम आपकी कवर करा रही है। ठीक है, और दोस्तों आपके लिए साथ ही हम पीसीएस 2025 को टारगेट करके प्लस आर ओ को टारगेट करके हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज जो हो जिसमें 100+ टेस्ट आपका सॉल्व कराया जाएगा, और जीएस प्लस हिंदी दोनों होगा। साथ में अगर दोस्तों आप लोग अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको जीएस संबंधित जो फैक्ट्स होते हैं, आप हमारे चैनल जो है अमोघ क्लासेस में आप जुड़ के उसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम विभिन्न प्रकार के जो फैक्ट आप नजर से हट जाता है, जिस पर आप नहीं ध्यान दे पाते हैं, उसको हम कवर करा रहे हैं। एक चीज हमें ध्यान देना है दोस्तों, आपके दिमाग में ये होगा, चूंकि आज के कई वर्षों में कई बार ये धारणा बनी है, और ऐसे घटना चक्र से प्रश्न नहीं आ रहा, फिर घटना चक्र को क्यों पढ़ना। अब से आपको मैं दोस्तों ये बता दूं, जो घटना चक्र है, घटना चक्र ये सोर्स से कम ये आइडिया देता है। काहे का आइडिया देता है कि हमें किस एग्जाम में किस कैसा प्रश्न पूछा गया है, उसका आयोग का पैटर्न क्या रहा है, इसके संदर्भ में। ठीक है, कि आयोग किस प्रकार से पैटर्न बदलता रहा है, आयोग कैसे करता रहा है, इसके बारे में जो जानकारी देता है, कौन देता है? हमारा घटना चक्र ही देता है। ठीक है, इसलिए हमें इसको पढ़ना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें इसके पास भी क्या है, 1990 से लेकर 2024 तक का जो है अभी तक पूरे प्रश्न इसमें शामिल है एग्जाम तक का। इससे ये भी पता चल जाता है, अगर आप छोटे मोटे एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस लेवल तक एग्जाम दे रहे हैं, आपको अच्छी पकड़ बन सकती है जीएस पे। ठीक है, क्योंकि ये एथेटिक सोर्स माना जाता है, यह कहिए पीसीएस वालों के लिए एक बाइबल कहा जाए तो कम नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं आज के हम ज्योग्राफी में जो 2024 सीरीज शुरू करने चल रहे हैं, हालांकि नई सीरीज नहीं है ये 2025 की, इसे 2024 सीरीज हम शुरू करेंगे, और देखते हैं कौन सा प्रश्न आपके लिए बना है। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है दोस्तों इसमें? पहला है इसमें, देखिएगा, शुरुआत होती है भारत के भूगोल से। अब चूंकि आपको पता है, जब भारत के भूगोल में शुरुआत करेंगे तो उसमें शुरुआत करेंगे कहाँ से? परिचय से। पहला चैप्टर है आपका भारत का भूगोल, और इसमें जो टॉपिक देगा सामान्य परिचय, यानी भारत के भूगोल सामान्य परिचय से जो प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते रहे हैं और उसका क्या आंसर होगा, इसको हम देखेंगे। और आगे अगर भविष्य में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, कैसा रहेगा, इसको हम देखेंगे। ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बारे में हम देखते हैं, भारत की स्थिति क्या है विश्व में, क्या है। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। कैसा है? दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति का। अनियमित चतुष्कोणीय मतलब आपने देखा होगा भारत में इसका लगभग ऐसे 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 है, यानी अनियमित चतुष्कोणीय जैसा संरचना बनाता है। ठीक है, यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। इसका मतलब आपने देखा होगा दोस्तों, जो भारत है इसके उत्तर में क्या है? हिंद महासागर अवस्थित है। अब इससे भली बात परिचित होंगे। और जो हिंद महासागर भारत के दक्षिण, या आप यह कह सकते हैं भारत जो है हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में, तथा देशांतरीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत पूर्वी गोलार्ध में। इसका क्या मतलब है? आपको पता है दोस्तों, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अगर हम वर्टिकल जो ऐसे लाइन खींची गई है, इसे हम अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री जो अक्षांश है आपका, 0 डिग्री का अगर कोई चीज 0 डिग्री से कोई ऊपर है, इसे नॉर्थ कहा जाता है। 0 डिग्री से अगर कोई नीचे है तो इसे साउथ कहा जाता है। भारत जो है आपने जानते हैं, जिससे 0 डिग्री या इक्वेटर कहते हैं या विषुवत कहते हैं, इससे क्या है? विषुवत से ऊपर है, इसलिए क्या है, भारत नॉर्थ में है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये देखिएगा, आपको जो पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर जो लाइन खींची जाती है, इसे क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। ठीक है,
जीरो डिग्री जो देशांतर होती है दोस्तों, ये लंदन से निकलती है, जिसे हम ग्रीनविच कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच लाइन कहते हैं। ग्रीनविच लाइन के जो पूर्व साइड में है उसको पूर्वी देशांतर कहते हैं, जो पश्चिम साइड में इसे पश्चिमी देशांतर कहते हैं। तो भारत जो है लंदन से काफी ज्यादा पहले ही पड़ जाता है, इसलिए पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, याद रखिएगा, इस हिसाब से करके भारत जो है देशांतर रूप से पूर्वी गोलार्ध में है और अक्षांशीय रूप से किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है। ये आपसे बार बार प्रश्न पूछा गया है, विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, आखिर भारत विश्व में कौन सा स्थान पहला चाहिए। कभी कभी ये जो देश हैं कौन कौन से? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इनके बारे में ये पूछा जाता रहा है, आखिर कैसे ये कौन कौन से देश आपसे भारत से बड़े हैं। इसका मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। क्या? इसमें मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। रुका अमेरिका चीन से बाज आया भारत। ठीक है, रुका अमेरिका चीन से भारत बाज आया भारत। इसका क्या मतलब हुआ? रूस से हो गया रूस, का से हो गया कनाडा, अमेरिका से अमेरिका हो गया तीसरा देश, चौथा ये हो गया चीन, और पांचवा ब्राजील, बाज से ब्राजील हो गया, आया से ऑस्ट्रेलिया हो गया। चूंकि आ और या लास्ट में इसलिए आया लग गया, भारत क्या है आपका लास्ट में हो गया 7वां देश है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये ट्रिक। आगे चलते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत दूसरा, कह रहा प्रथम हो गया है, ध्यान देना है, भारत प्रथम हो गया। 26 जनवरी 2020 से भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ध्यान देना है। इसके पहले कितने थे? बार बार परिवर्तित होते रहे हैं। ये तेलंगाना और जम्मू कश्मीर का जब पुनर्गठन हुआ है उसके बाद से ये चीज बताया जा रहा है। और उस हुआ क्या है, नवीन केंद्र शासित प्रदेश से दादरा नगर हवेली और दमन दीव को जब मिला दिया गया है तो क्या है, 2 केंद्र शासित प्रदेश जब एक बन गए हैं तो उनकी क्या संख्या कम हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीव से मिलाकर निर्मित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और तथा लद्दाख है, ध्यान देना है। अब पहले क्या हुआ था, केंद्र शासित प्रदेश संख्या जब बढ़ गई थी तो बाद में दादर नगर हवेली जो एक कर दिया गया तो क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर पूछ लीजिए पूरे विश्व का भारत का जो क्षेत्रफल कितना है, क्या होगा उसका आंसर? 2.4%। भारत में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या 17.5 निवास करती है। इसका मतलब भारत मान पूरे विश्व में 100% जनसंख्या निवास करती है, उसमें 17.5% कहाँ है? भारत में ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। जनसंख्या गणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार 2011 का आंकड़े की बात कर रहा है। अगर हम हो सकता है अगला जो जनसंख्या होगी उसमें हमारी संख्या और ही होगी, क्योंकि हम कुछ भी हो कहीं भी हो लेकिन जनसंख्या के बारे में पीछे नहीं हो सकते, ये हम भारतीय हैं। खैर, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण में 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 2,933 किलोमीटर। क्या मतलब है? मान लीजिए भारत है, ठीक है, ये भारत है आपका प्यारा सा, आपका भारत है। अगर यहां से यहां तक चले कितना होगा? 32,114 किलोमीटर। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां से यहां तक चले यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, तो इसका कितना दूरी है? 29,33। कितना है? 29,33। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब ये दे रखा है कि विश्व के जो 10 बड़े देश है उसके बारे में। कौन सा? पहला रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा अमेरिका है, चौथा चीन है, पांचवा ब्राजील है, छठवां ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की चीज ध्यान दीजिएगा, देश भी है और कॉन्टिनेंट भी है, ये चीज में ध्यान है, एक महाद्वीप भी है और देश भी है। ठीक है, 7वां भारत, 8वां अर्जेंटीना। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के बाद कौन सा देश आएगा, जिसमें कहूंगा इसका ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया, सॉरी अर्जेंटीना। ठीक है, और उसके बाद 9वां कौन सा? कजाकिस्तान। ठीक, 10वां कौन सा दोस्तों? आपका अल्जीरिया। ये अब क्या विश्व के 10 सबसे बड़े देश हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान कब्जा वाले
78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाकिस्तान गैर कानूनी ढंग से चीन कब्जा दिया गया है। इसको गैर कानूनी ढंग से चीन कब्जे वाले इतना क्षेत्र शामिल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लीजिए जो भारत की कुल वर्ग किलोमीटर है, इसमें से जो पीओके वाला क्षेत्र है वो भी शामिल है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड क्षेत्र, प्लस जो चीन ने कब्जा कर रखा है भारत का, ये भी शामिल है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांव की संख्या कितनी थी? छह कितने 6,40,932। कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत में गांवों की संख्या कितनी है। अब देखते हैं दोस्तों इनसे संबंधित जो प्रश्न बने हैं आपके एग्जाम में उसके बारे में। ठीक है, क्या बना है देखिएगा। पहला प्रश्न क्या है आपके लिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। नहीं, छठा क्या, 7वां। भारत, अब पहला ऑप्शन देखिए, जहां जहां काट दीजिए, ये ऑप्शन आपका कट गया। अगला, संसार का 2.4% 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। बात सही है, ये 32 बिल्कुल सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार के दो लगभग बराबर भागों में बांटती है। ये भी स्टेटमेंट आपका क्या सही है? भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय देश है। नहीं, भारत जो है दोस्तों पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय देश नहीं। क्यों? क्योंकि भारत का जो विस्तार अगर आपने देखा होगा, ऐसे लगभग 23.5 डिग्री जो है यहाँ से गुजर रहा है, उसके बाद जो होगा जो कटिबंध है उसमें परिवर्तन हो जा रहा है, इसलिए पूरी तरीके से ये नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, न कि छठा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट है तथा 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार के मध्य, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इसका विस्तार जो है 23 डिग्री 30 मिनट के उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य। इसका क्या मतलब, मैं एक मिनट समझा देता हूं आपको। जैसे जब आप भारत का नक्शा बनाएंगे, ये ऐसे भारत है और यहाँ पे एक आपका क्षेत्र को अंडमान निकोबार, जो ये 6 डिग्री दिया गया, 6 डिग्री यहाँ पे था, जिसे हम ग्रेट निकोबार के पास पॉइंट थे, इसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता था। क्या कहा जाता है इसे? इंदिरा पॉइंट। हुआ क्या, जो 2004 में तो सुनामी आई थी, उसकी वजह से क्या हुआ, ये डूब गया। अब ये हो यहाँ है, क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट पे है। क्या है ये कन्याकुमारी, कन्याकुमारी पे है। ऊपर क्या है, इंदिरा कॉल, क्या कहा जाता है, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल पे क्या है दोस्तों, इंदिरा कॉल पे क्या, यही जो अक्षांश है क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट है। और लगभग जो कर्क रेखा मध्य भागों से गुजर रही है, किसमें है, 23 डिग्री 30 मिनट में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। ठीक है, थोड़ा मैप से सहारे देखिएगा। जैसे ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है, उसको यहाँ पे जो विस्तार दिया है कितना है, यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट है, और यहाँ पे जो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट है। और यहाँ पे जब आप ग्रेट निकोबार को बात आएंगे, यहाँ पे जो हो निकोबार, निकोबार आपको देश में नहीं दिखाएगा, नीचे वाले इमेज में देखिएगा, इसमें मैं आपको स्पष्ट रूप से देखिएगा, ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ पे क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आएगा आपको 37 डिग्री कितना आएगा, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये है आपका अक्षांशीय विस्तार। अगला प्रश्न देखिएगा। ठीक, और देखिएगा एक चीज और ध्यान दीजिए, जो 33 डिग्री है, इसी से लगभग क्या, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड ऐसे होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए ऐसे निकल जाता है। ठीक है, ये क्या है आपका जो 23.5 डिग्री है अक्षांश, इसी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? ठीक है, उत्तर को चयन कीजिए। क्या है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है? नहीं, कौन सा है, 7वां बड़ा देश। यानी 1-2 ऑप्शन जहां होगा कट गया। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए, बिल्कुल सही है। समूचा भारत जो है उष्णकटिबंधीय स्थिति है। नहीं, ये स्टेटमेंट का आपका गलत है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत मानक समय के लिए निर्धारित किया जाता है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगर स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 आपका क्या है, सही है। मैं आपको सारे पेज दिखा देता हूँ। जो 82.5 डिग्री है दोस्तों, ये कहाँ पे है आपका, ये इसी वाले क्षेत्र से जाता है जहां पे क्या किया जाता है, भारत का मानक समय रेखा बताई जाती है। कहाँ कौन सा है 42 डिग्री पे, 82 पे मानक समय रेखा बताइएगा। ये है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, करीब 5 मध्य प्रदेश होते हुए ऐसे 5 राज्य से होकर गुजर रहा है। ठीक है, इसी को क्या भारत मानक मानक समय रेखा कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा, इसको मैं दिखा देता हूं आपको। थोड़ा मैं इसे इमेज छोटा कर दूं क्योंकि बार बार जिद्दी आ गया है। आगे चलिएगा, क्या इसमें ये प्रश्न हो चुके हैं। ठीक, देखिएगा, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार सहित 88 जो विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 36 डिग्री 6 डिग्री तक 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य अवस्थित होता है। ध्यान देना, जैसे पृथ्वी जो है, मान लीजिए ये है पृथ्वी के 23.5 डिग्री, मान लीजिए डिग्री है और 23.5 डिग्री यहाँ पे नॉर्थ और साउथ, यानी कर्क और मकर रेखा के बीच में जो होता है उष्णकटिबंध होता है। इसके बाद जो होता है, उसके बाद क्या उपोष्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? उपोष्ण हो जाता है। भारत क्या है, 23.5 डिग्री बाद भी है, इसलिए यह भारत में केवल उष्ण कटिबंध न होकर उपोष्ण भी है। ठीक है, और 82.5 डिग्री जो देशांतर है भारत मानक समय रेखा के है। ठीक है, क्षेत्रफल दृष्टि भारत विश्व का कौन सा देश है दोस्तों? 7वां बड़ा देश है। ठीक है, भारत का आकार विश्व कौन सा बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है। अभी जस्ट देखा हम लोगों ने। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल के 2.4 है, पर इसकी जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 17.5, 17.5 यानी 17.5। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या कहाँ है? भारत की ही हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव है दोस्तों? 6,40,000, 6,40,000 गांव है लगभग। ठीक है, कितना है? 6,40,932। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्या है? आपसे पूछा गया है। भारत के राष्ट्रीय कुल क्षेत्रफल कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार, ये भी सही है। क्या है? रेखांशीय या देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री पूर्व 25 मिनट तक है, ये भी सही है आपका। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 28 है। कितनी है? 28 है। ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ठीक है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा है, ध्यान देना है, ये ऑप्शन ये वर्तमान में गलत हो चुका है। इसकी भूमि सीमा विस्तार इतना है, ये भी सही है आपका। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में राज्य में होता नहीं, ये गलत है। ठीक है, कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहा होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के पश्चात दूसरा। वर्तमान का ये ऑप्शन गलत है। अब क्या है, जो यूएन की रिपोर्ट आई है दोस्तों, यूएन की रिपोर्ट कौन सा? भारत का है विश्व का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। अब देखते हैं दोस्तों, जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है इसके बारे में। ठीक है, देखते हैं। अक्षांश किसे कहते हैं हम लोग दोस्तों देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ के जो पैरेलल जो लाइन खींची गई है इसे क्या कहा जाता है? इसे अक्षांश कहा जाता है। और जो वर्टिकल लाइन खींची गई है इसे देशांतर कहा जाता है। तभी हम बात करेंगे केवल अक्षांश के बारे में, केवल अक्षांश के बारे में। ठीक है, क्या है अक्षांश? देखते हैं। मान लीजिए अर्थ है, अब इसके जो अक्षांशीय विस्तार है इसकी चर्चा हम करते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत की अवस्थिति क्या है? ठीक है, ये मान लीजिए 0 डिग्री है। ठीक, देखते हैं। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा यानी इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए दोस्तों, कोणीय दूरी कैसे मापते हैं? ये मान लीजिए अर्थ है, ये इसका केंद्र है। केंद्र से परिधि के ऊपर जो कोण बनाया जाएगा, इसके बीच में जो बनेगा कोण, इसे क्या कहा जाता है? अक्षांशीय कोणीय। कोण किसी केंद्र के कोण के आधार पर अक्षांश का विस्तार हो। जिससे आपने बॉल देखा होगा, बॉल का कोई केंद्र होगा, जैसे जैसे ऊपर उठते चले जाते हैं क्या होता है? वो कोण बनता चला जाता है। वही चीज इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है, अक्षांशीय रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है।
आगे चलते हैं। अक्षांशों को अंशों, मिनटों, सेकंडों में दर्शाया जाता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? चूंकि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच में जो दूरी होता है दोस्तों, लगभग 110 से 11 किलोमीटर के बीच में होता है। तो स्वाभाविक है, अब इनको कई भागों में बांटा जाएगा। जो अक्षांश होता है मिनट में बांटा जाता है, मिनटों को किस में बांटा जाता है? सेकंड में बांटा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक एक अक्षांश है, इसके जो डिवाइडेशन होगा मिनट होगा, डिवाइडेशन के बीच में जो डिवाइडेशन होगा उसे हम सेकंड कहेंगे। ठीक है, पृथ्वी के दो बराबर भागों में पृथ्वी के दो बराबर भागों में जो बांटा जाता है उसे क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ये 0 डिग्री क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहेंगे या फिर आपका विषुवत रेखा कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा उत्तरी भाग में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग में दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, आखिर उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध कब होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ के जो ऊपर ये 0 डिग्री इक्वेटर, कितना है? 0 डिग्री। इसके ऊपर जो नॉर्थ, इसके नीचे जो साउथ। ठीक है, सही है। आगे चलते हैं, देखिएगा। भूमध्य रेखा उत्तर में स्थित उत्तरी अक्षांश रेखा या उत्तरी अक्षांश का रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो स्थित होती है अक्षांश रेखा, उसे दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलिए। इसमें कुछ समझाया गया फिगर के माध्यम से। अब आप देखिएगा, इसको ध्यान से देखिए, जो हम अभी बार बार बना रहे थे। इस फिगर में जो दर्शाया गया है, जैसे इसमें देखिए पूरी अर्थ है, अर्थ का 0 डिग्री बनाया गया है। अब 0 डिग्री जो ऊपर है उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण में है या नीचे है इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और ध्यान देना है, ये जो रेखाएं हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो पैरेलल रेखाएं चल रही है, देखें ना, ये सब रेखाएं क्या है? इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इसे ऊपर वाले को उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहेंगे और दक्षिण वाले को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से जो अर्थ है, अर्थ की जो वर्टिकल जो लाइन खींची गई, इसे क्या करते हैं? देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। और ये जो 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 0 डिग्री जो देशांतर है, ग्रीनविच जो लंदन से निकलती है, लंदन से निकलती है। अब इसी की जो ईस्ट में है इसे पूर्वी देशांतर, इसी की जो वेस्ट में है इसे पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इस हिसाब से भारत देखने लगभग यहाँ पर अवस्थित है, इसलिए क्या है, यहाँ पर बात क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो पूरे ग्लोब पर 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए ये आपकी 0 डिग्री। अब यहाँ से नीचे मैंने जैसे बढ़ना शुरू किया, 1 2 3 4 करके, यहाँ पे हम जब 90 पहुंचेंगे, टोटल कितनी होंगी? 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। यहाँ से भी जब हम एक बढ़ते हुए चले जाएंगे, यहाँ पे क्या होगी? 89। अब आपको समझ में, सर हम तो 90 पढ़े, यहाँ 90 होता है, यहाँ 90 होता है। हाँ, 90 होता है कब? जब आप 0 डिग्री को काउंट कर लेते हैं तब। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 179, 89, 89 प्लस 1, यानी यहां से लेकर यहां तक गए 89 हुआ। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आए 89 हुआ। अब आप देखेंगे जो 0 डिग्री था आपने काउंट नहीं किया था, इस हिसाब जब आप काउंट 1 कर लेंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी? 179, 179। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये कह रहा है इनके मध्य जो दूरी होता है लगभग 111 किलोमीटर, कहीं दो अक्षांश रेखा मान लीजिए ये, इनके मध्य जो दूरी होगी कितनी? 111 किलोमीटर होगा। ये कहीं कहीं कम और ज्यादा भी होती रहती है। किसमें? खास करके देशांतर में। देशांतर में जो दूरी होता है उसमें थोड़ा, चूंकि इक्वेटर के पास देशांतर सीधे देखिएगा, देशांतर जो होती है इक्वेटर के पास क्या है? फैली हुई है, और ध्रुव के पास लगभग आगे थोड़ा सा सम्मिलित हो जाती हैं या निकट हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इनकी मध्य दूरी थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? दो बराबर भागों में बांटती है, इसे क्या कहते हैं? प्रधान यमोत्तरी रेखा या प्राइम मेडिटेरियन कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? इसे कहते हैं दोस्तों साउथ पोल, इसे कहते हैं नॉर्थ पोल। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं इन्हीं को आपस में क्या करते हैं? जोड़ती हैं। क्या? नॉर्थ और साउथ को आपस में जोड़ती हैं। जब जोड़ती हैं तो होता क्या है? जैसे ही जोड़ा इन्होंने, क्या हुआ को ये दो काल्पनिक रेखाएं कौन जोड़े? प्रथम जो रेखा खींची गई इसे ग्रीनविच टाइम या फिर प्रधान यमोत्तरी रेखा या प्राइम मेडिटेरियन
लाइन कई नाम से दिए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यह लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसी कारण इसे ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अब आप सोचेंगे सर लंदन से ही क्यों, भाई साहब ये निर्धारक करने वाले कौन, लंदन ब्रिटेन के थे, तो अपने शहर में ले जाएंगे ना, उत्तर प्रदेश थोड़ी ले आएंगे प्रयागराज में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधान एवं उत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। हम लोग देख चुके हैं इसे, आगे चलते हैं। अब कह रहा है देशांतर समांतर नहीं होती, जैसे अक्षांश जो है समांतर होता है, बट देशांतर समांतर नहीं होती। मैंने आपसे यही चर्चा किया था भी, जो देशांतर रेखाएं हैं आपस में समांतर नहीं। ध्रुव से विषुवत की ओर की रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाएं के मध्य दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है। यानी जैसे इधर आप इस फिगर को जब ध्यान देखेंगे, मैं एक नया फिगर बनाता हूँ, मतलब ये अर्थ है, अब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब यहाँ से यहाँ जो था ये क्या हो गया, इक्वेटर हो गया, मतलब प्राइम मेरिडियन हो गया। अब यहाँ जो लाइन खींचे ऐसी ऐसे होती है लाइन, कभी ध्यान दीजिए ग्लोब पर ऐसी होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जैसे जैसे लाइन ये जो है पोल के साइड जाते जाने लगती है, इनके मध्य दूरी कम होने लगती है, और जैसे जैसे पोल से इक्वेटर की तरफ आने लगती है क्या तो दूरी बढ़ने लगती है। ठीक है, इसलिए इसे समांतर नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। विषुवत रेखा पर देशांतरों का मध्य अधिकतम दूरी कितना होता है, 111.33 किलोमीटर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है, ये हम लोग जानते हैं, बार बार चर्चा कर चुके हैं। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना, 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अभी जस्ट फिगर हम लोगों ने देखा था। और इसकी जो मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट को उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इसका क्या मतलब, फिगर पे एक बार फिर से आइएगा, जो फिगर हम लोगों ने देखा था ऊपर कहाँ है, उस पर एक बार फिर से देखिए, गौर देखिएगा। अब यहाँ पे जो फिगर है यहाँ पे क्या था आपका, मैंने कहा था जो ग्रेट निकोबार है यहाँ क्या है, यहाँ पे 6 डिग्री वाला है, 6 डिग्री 4 मिनट से। लेकिन समस्या ये हुई थी यहाँ पे जब डूब गया, मैंने कहा अंडमान निकोबार वाली जो चीजें, सॉरी ग्रेट निकोबार वाली जो चीजें थी ये डूब गई। अब क्या कहा जाता है, कन्याकुमारी जो वाला जो क्षेत्र है, ये 8 डिग्री वाला जो क्षेत्र है, इसी को हम मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये 37 डिग्री है, यहाँ पे 68 डिग्री है, यहाँ पे 97.25 97.25 है। ये आपका क्या है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इमेज भी देख लिए हम लोग, आगे चलते हैं। नीचे इमेज में दिया गया है चीज, हाँ ठीक, नीचे इमेज में फिर से को देखते हैं। फिर क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार कितना है दोस्तों, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध अक्षांश के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। ठीक है, ज्ञात तो है कि ध्यान दीजिएगा, चूंकि 23.5 के बाद क्या, जैसे ये है, ये फिगर में देखिए 23.5 के बाद क्या है, उपोष्ण आ गया, उपोष्ण आ गया, यहाँ पे क्या है, उष्ण है, 23 के बाद इधर क्या है, उष्ण है। भारत किधर है, उष्ण और उपोष्ण दोनों है। अगर ऑप्शन आता है केवल उष्ण है तो क्या होगा आपके लिए, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। आपको पता है दोस्तों, जैसे जैसे अक्षांश से ऊपर जाते हैं क्या होता है, उनके दिन और रात में कमी होने लगती है। उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश के प्रभाव दक्षिण गोलार्ध की ओर दिन और रात की अवधि में अवधि पर पड़ता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा है तो दक्षिणी गोलार्ध में छोटा होगा, दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा है तो उत्तरी गोलार्ध में छोटा होगा। अब पता है इन्होंने हम लोग के उत्तरी गोलार्ध में क्या है, दिन छोटा हो रहा है, तो जो दक्षिणी गोलार्ध है ऑस्ट्रेलिया वगैरह क्षेत्र जो है वहां पे दिन बड़ा हो रहा होगा, वहां गर्मी पड़ रही होगी। ठीक, और क्यों हो रहा है, ये जो सन का के राउंडिंग अर्थ का जो मूवमेंट है इसीलिए से। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार स्थित है कहाँ से, 37 डिग्री 17 मिनट से, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि जो अक्षांशीय विस्तार को 37 डिग्री 6 मिनट से 67 डिग्री 7 मिनट तक, इसमें आप देखेंगे कि 37 डिग्री 6 मिनट से 67 डिग्री 8 मिनट तक कोई नहीं है। और इसका जो पूर्वी विस्तार है दोस्तों 67, सॉरी माफ करिएगा, उत्तरी गोलार्ध जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट है, कोई ऑप्शन नहीं है। और जो आपको पूर्व से पश्चिम वाला जो विस्तार है 68 डिग्री, कहाँ पे, ये गुजरात वाला है, गुजरात का है, कहाँ पे, किबथु,
कभी कभी पूछा गया कि बिथु कहा जाता है। और ये अरुणाचल प्रदेश में क्या है, नामचा बारवा, नामचा या गुहार मोती, गुहार गुहार मोती इसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश किस एक के लिए होकर गुजरे, किसके लिए होकर दोस्तों, राजस्थान से होकर गुजरे। क्यों, क्योंकि आप जब विस्तार देखेंगे उसका, और कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है सिक्किम भाई साहब इतना ठंडा है और राजस्थान गर्म क्यों है, उसका एक बड़ा ये होता है उच्चांश के स्थान, मतलब सिक्किम जो है स्तर से काफी ऊंचा हुआ है और राजस्थान क्या है, काफी नीचे हुए, इसीलिए। ठीक है, जिस जिले में 70 पूर्वी देशांतर गुजरती है, कहाँ, वह कौन सा है दोस्तों, जैसलमेर। जैसलमेर गर्मी बहुत पड़ती है। आगे चलते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है भारत में, भारत और कर्क रेखा, क्योंकि कर्क रेखा से कई बार प्रश्न बना है और बार बार बनता रहा है, हर एग्जाम के लिए बनता रहा है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या है, देखिएगा, विषुवत रेखा उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्य, कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका एक ट्रिक बता देते हैं, क्या है ट्रिक है इसका दोस्तों, मित्रों, थोड़ा सा पतला कर लिया जाए। मित्रों पर गमछा झार, क्या, मित्रों पर गमछा झार, इसका क्या मतलब कहा गया, इसका क्या मतलब है, मिस हो गया मिजोरम, मिस हो गया मिजोरम, त्रोस हो गया त्रिपुरा, क्या हो गया, त्रिपुरा, पस हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, रस हो गया राजस्थान, राजस्थान याद करिएगा, राजस्थान, गस हो गया गुजरात, ठीक, मस हो गया एमपी मध्य प्रदेश, गमछा झस हो गया झारखंड, और छस हो गया, छह से क्या होगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, मित्रों पर गमछा अच्छा, उम्मीद करते गमछा अच्छा है ना, गमछा, गमछा से होकर छत्तीसगढ़। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, इसको ट्रिक आप लिख लीजिए, क्या, एक बार साफ साफ लिख दे रहा हूं, मित्रों क्या है, मित्रों पर गमछा झार, मित्रों पर गमछा झार, झार से राजस्थान, ठीक, झार से झारखंड, ठीक है, छ से छत्तीसगढ़, म से एमपी, ग से गुजरात, क्या हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, आगे, राज से राजस्थान, प से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा और मी से हो गया मिजोरम। ठीक है, ये आपका ट्रिक ही से याद करिएगा, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं, देख लीजिए कि इसमें क्या है। अब ये कर्क रेखा दिखाया गया है आपके सामने, और ये दिखाया गया कर्क रेखा में कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य है। देखिएगा, ये गुजरात है, ये आपका मिजोरम है, ये कर्क रेखा आपके बीचों बीच आपसे निकल रही, कौन कौन सी स्टेट है देख लीजिएगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आपका त्रिपुरा, मिजोरम। अब कई बार आपसे ये पूछा जा सकता है कौन सा जिला है या कौन सा शहर क्या है एकदम निकटतम है, कौन से दूरस्थ है, या ऐसे प्रश्न आपसे बनते रहे हैं। ठीक है, जैसे रांची जो है लगभग एकदम नजदीक है, भोपाल भी एकदम ऊपर है, गुजरात का जो अहमदाबाद है थोड़ा सा दूर है। ठीक है, ये सब आप ध्यान दीजिएगा, आगे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सूर्य के उत्तरायण होने के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। मैंने कहा था ना, जैसे जैसे सूर्य के, जब से उत्तरायण मतलब यह है जब सूर्य विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में पड़ने लगती है, उसकी रोशनी, उसे क्या कहा जाता है, उत्तरायण कहा जाता है। ठीक है, कहा जा रहा है 21 जून के इसके निकटतम तिथि पूर्व सूर्य उत्तरायण की स्थिति सर्वोच्च होती है। मैंने 21 जून को जो डेट होता है उस दिन क्या होता है, सूर्य जो है सबसे ज्यादा इक्वेटर पे चला जा, मतलब उत्तरी गोलार्ध में चला जाता है, इसलिए इस दिन जो होता है दिन सबसे बड़ा होता है। आपने पढ़ा होगा इस चीज को, नहीं पढ़ा है इस बार सुन लीजिएगा। ठीक है, इस समय उत्तरी गोलार्ध के दिन की अवधि सर्वाधिक तथा रातों की अवधि सबसे छोटी होगी। यदि पूछा जाए किस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तो इसका आंसर क्या होगा, 21 जून। क्या होगा, 21 जून। ठीक है, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है। अब यहाँ पे कुछ शहर दिए गए हैं और इनका अक्षांश से किस अक्षांश पे अवस्थित है इसके बारे में दिया गया है। इसके बारे में कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता रहा है, तो आप इसे नोट करिएगा। क्या है,
जैसे अगरतला, अगरतला किसमें 23.5 डिग्री पे है। गांधीनगर 23.50 पे है। गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट पे है। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट पे है। उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट पे है। कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट पे है। नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट पे है। अगर अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट पे है। वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट पे। भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट पे। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, क्योंकि प्रश्न पुराना है, तब झारखंड का गठन नहीं, बिहार झारखंड का गठन नहीं हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। हालांकि इस हिसाब से ऑप्शन पूरे गलत है आज के वर्तमान के हिसाब से। अगर झारखंड ऑप्शन है तो इसका मतलब ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? मैंने जस्ट रेखा उत्तर प्रदेश नहीं है। तीसरा ऑप्शन जहां काट दीजिए, तीसरा ऑप्शन जहां काट दीजिए। ऑप्शन 1 2 4 अपने आप सही हो गया, वो पढ़ने की ऑप्शन जरूरत ही नहीं पड़ी। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का फायदा ये होता है, आप चीजों को आसानी से बिना किसी बहुत मेहनत के कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्क रेखा गुजरती है कहाँ दोस्तों? गुजरती है मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, तीनों से गुजरती है। क्या? मित्रों पर गमछा झाड़ याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। कितने राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों? 8। कितने हैं? 8। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का एक राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह कौन सा दोस्तों? हालांकि झारखंड है, पहले बिहार था, बिहार में अभी ऑप्शन नहीं है चूंकि 2011 का प्रश्न है। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्क रेखा नहीं गुजरती है कहां से बताइएगा? मणिपुर, मणिपुर से तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी ऑप्शन से आपका गुजरता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है दोस्तों, अगला जो है हमारा क्या है? निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? ध्यान दीजिएगा। अब इसमें जो गांधीनगर है सबसे निकटतम है। अभी जस्ट आप लोगों ने ऊपर देखा था क्या, जो है गांधीनगर +11 मिनट पे है 23 डिग्री से। और चूंकि आपका चांस कितना है? 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए कौन कितना नजदीक पे है। ठीक है, अगरतला, अगरतला जो है -20 पे है। और जबलपुर -19 पे +11 पे है। और उज्जैन जो है +21 पे। इन सबसे निकटतम देखा जाए गांधीनगर जो है सबसे निकटतम है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा का निकट है? कौन है दोस्तों? कोलकाता है। कौन है? कोलकाता है। इसमें देखिएगा ऑप्शन। अब फिर से वही ऑप्शन दे रखा है, ये बार बार आपके प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। देखिएगा, कोई दिल्ली 28 डिग्री 25 मिनट, कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट, जोधपुर 26 डिग्री 0 मिनट और नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट। ये क्या है? जो कर्क रेखा से इनकी दूरी है इसके बारे में दिखाया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है दोस्तों? कौन? 23.5 डिग्री उत्तरी वाला। दक्षिण वाला कहाँ है? ये इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? इसे मकर रेखा कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। और ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, आगे कुछ कथन दिए गए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है? कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में काटती है। बिल्कुल सही है। कर्क रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को 2 हिस्सों में, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को 2 हिस्सों में बांटती है। ऑप्शन गलत है। भारत, भारत का पूर्व पश्चिम से अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ है। नहीं, कर्क रेखा के साथ नहीं, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के साथ है। ठीक है, भारत के सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि जब भी आप देखेंगे, क्योंकि मैं आपको को मैप दिखा दूं, थोड़ा सा मैप पाइएगा। इस मैप देखेंगे, जो अगर आप इक्वेटर देखिए, इक्वेटर आपका ऐसे जा रहा है, लगभग ऐसे ही निकल रहा है। ठीक है, लेकिन जो इसको मिलाने वाली रेखा है पूरब को पश्चिम से ऐसे जा रही है, यहां तक जा रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो इक्वेटर है, इक्वेटर के उत्तर जाके स्थित है। ठीक है, इसीलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक, आगे आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? आप बताइए कौन सी स्थित है दोस्तों? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। इसमें दोस्तों मणिपुर जो होगा उसके उत्तर में अवस्थित है। बाकी का क्या है? उसी पर या उसी के नीचे अवस्थित है। ठीक है, जून माह निम्नलिखित स्थान कहां पर के दिन की अवधि अधिकतम होगी दोस्तों? इसमें देखिए दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। क्यों? जो जितना उत्तर होगा उतना ही क्या होगा? आपका दिन की अवधि बड़ी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा।
सूर्य के उत्तरायण होने के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। 21 जून और उसका निकटतम तिथि को सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में सर्वोच्च बिंदु क्या होता है, कर्क रेखा पर होता है, यानी जहां कर्क रेखा होगी वहां पर क्या होगा, सबसे ज्यादा बड़ा दिन होगा। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या होती है, सर्वाधिक एवं रातों की सबसे छोटी होती है। कर्क रेखा उत्तरी दिनों की अवधि क्या तेजी से बढ़ती है। दिल्ली स्थित उपयुक्त जो सबसे उपयुक्त आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा पर निकटतम स्थित है दोस्तों, जबलपुर। जो ऑप्शन दिया गया इसमें से जबलपुर सबसे निकटतम है। ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, देख लीजिएगा। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट, अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट और वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन कर्क रेखा को दो भागों में बांटती है दोस्तों, कौन सी, माही, गुजरात में माही नदी बहती है यही। ठीक है, अब आगे प्रश्न है दोस्तों, मानक समय रेखा। मानक समय रेखा से कई बार आपसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, इसे देख लिया जाए। इसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसका जो आपको पीडीएफ है दोस्तों, अमोक क्लासेस करके जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वहां पीसीएस आरओ की तैयारी करा रहे हैं और फ्री में, और जो फैक्ट जो आप एग्जाम पूछ जाते हैं बार बार, इसको ठीक है आप ज्वाइन करिए, उसका लाभ उठाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।